उसको बेटा रोकिए, नहीं तो तकलीफ हो रही है। हाँ बस। तो घर पे कुछ अध्ययन हुआ ना? नहीं हुआ। हाँ देखो बेटा, ये तो सीधे सीधे अनुच्छेदों में लिखा है कि नीति निश्चित तत्व न्याय योग्य नहीं है ना। 37 में यही लिखा हुआ है। 36 में ये बताया गया है कि यहाँ राज्य का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। ये तो सीधे सीधे लाइनें हैं बेटा, ये तो हर किसी को दिखता है। एक शब्द हमने बोला था, उसी के पीछे आपको पढ़ना चाहिए था। वो शब्द ये था कि थोड़ा देख लो, एक तरफ है बेटा डीपीएसपी, है ना, माने राज्य के नीति निश्चित तत्व, और एक तरफ है तुम्हारा फंडामेंटल राइट। दोनों में डिफरेंस मैंने ये बताया था कि यह न्याय योग्य है। क्या है बेटा? हायर कंपटीशन में इस एंगल से समझना। आप अनुच्छेद याद करोगे तो अनुच्छेद आया है क्या एकाल? अब अभी तो दो दो परीक्षा आपने देखा ना, कहाँ अनुच्छेद पूछा गया? एक आध क्वेश्चन गलती से अगर छोड़ दो तो कहीं नहीं पूछा गया। इसको समझना है। और ये क्या है? न्याय योग्य नहीं है। उन्हीं चीजों को बेटा समझना है, ठीक है। तो अगर इसको हम संविधान में देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि वेट ज्यादा किसका है बेटा? फंडामेंटल राइट है ना। नीति निश्चित तत्वों में यह नहीं पढ़ना है बेटा कि आप याद कर डालो आपके 36 में क्या है और पूरा 51 तक याद कर लो। याद करके कुछ मिलेगा नहीं बेटा, ये बिल्कुल तय जाने। जिस नजरिए से देखना है उस नजरिए से संविधान को देखिए। मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट न्याय योग्य है, नीति निश्चित तत्व न्याय योग्य नहीं है ना। एक मुकदमा आया था बेटा, पढ़ चुके हैं आप, फिर से हम रिपीट करते हैं। चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य। इसमें न्यायालय ने नीति निश्चित तत्वों के बारे में भी कमेंट किया, जिसमें यह कहा कि नीति निश्चित तत्व सहायक हैं किसके? मूल अधिकारों के। अब थोड़ा कहानी देख लीजिए। ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला कहाँ संशोधन हुआ बेटा? फंडामेंटल राइट में। ये संशोधन क्यों हुआ? अरे भाई, पहला ही संशोधन हम लोगों ने किया और पहले ही संशोधन में 15(4) जोड़ दिया। बोल नहीं रहे? 15(4) जोड़ के हमने यही तो स्थापित किया कि जो समानता का अधिकार है उसको बाधित करेंगे। ध्यान दे रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो समानता का अधिकार है उसको हम बाधित करेंगे, और बाधित ऐसे करेंगे कि सामाजिक और इस तरह से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों से विशेष प्रावधान कर देंगे। ये भावना किसकी है? ये नीति निश्चित तत्वों की भावना है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी सहयोग की जाए, उनकी मदद की जाए। यही ना बेटा? अब एक बात मुझे बताइए, इस बार तो शुरुआत में ही भारी पड़ गया नीति निश्चित तत्व। 15(4) किस भावना को उजागर कर रहा है? नीति निश्चित तत्वों को उजागर कर रहा है। बोल नहीं रहे? 24वें संविधान संशोधन से ये कहा गया, खास करके आपने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का निर्णय देखा तो उसके बाद हमारे यहाँ 24वां संविधान संशोधन हुआ। थोड़ा ध्यान से देखिए कि बेटा मामला ये सब पढ़ना है, न कि आपको ये सब पढ़ना है कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। हाँ वो तो पढ़ना ही है, याद हो जाए बड़ा अच्छा है, कोई परेशानी नहीं। ये चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। फिर अगर आप देखें
तो गोलकनाथ पंजाब राज्य में यही कहा गया कि मूल अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता। 24वें संविधान संशोधन यही कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन करेंगे और ऐसा संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। क्यों ऐसा कहा गया? सरकार का इरादा खराब नहीं था, ताकि सामूहिक अधिकारों को जगह कैसे देंगे? अरे भाई, अगर हम इसमें संशोधन नहीं करेंगे तो नीति निषेध तत्वों के जो सामूहिक अधिकार है उसको कैसे स्पेस देंगे? तो मूल अधिकारों के ऊपर नीति निषेध तत्वों को प्रभावी करने के लिए संशोधन किया गया। एक संशोधन आपको और बताते हैं इसी संदर्भ, सब लिखाएंगे बेटा तभी बात बनेगी। 25वां संविधान संशोधन जी 1971 में, क्लियर है? 25वें संविधान संशोधन में एक अनुच्छेद स्थापित किया गया 31 ग, क्लियर है? 31 ग स्थापित किया गया। क्या कहा गया वो थोड़ा सुनिए। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 39 ख, आर्टिकल 39 ग सब क्लास है उसका, 39 का सब क्लास है। ये कहाँ है? नीति निषेध तत्वों में। और भाई 36 से 51 के बीच में है। तो 39 ख चलो भाड़ में जाए, 39 तो समझ में आ ही रहा है कि नीति निषेध तत्व है। इसमें ये कहा गया कि 39 ख और 39 ग को प्रभावी करने के लिए अगर विधि बनाई जाती है, संशोधन में कहा गया बेटा 25वां, विधि बनाई जाती है और ऐसी विधि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के अगर विरुद्ध है तो भी मानी जाएगी। पता नहीं समझ नहीं पा रहा है कि समझ पा रहे हैं? 25वां संविधान संशोधन हुआ बेटा, कौन सा? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल 1978 में यह स्थापित किया गया। 31 में ही संशोधन करके 31 ग जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि 39 ख जो नीति निषेध तत्व की बात है, क्या है बताएं? क्या लिखा है 39 ख में? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। सरकार जहां उचित समझेगी राष्ट्रीयकरण कर लेगी, चाहे किसी की निजी संपत्ति ही क्यों ना हो। और किया नहीं? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया ना? तो क्या आपको लगता नहीं कि वो 31 के विरुद्ध है? राष्ट्रीयकरण 31 के विरुद्ध है कि नहीं? संपत्ति के अधिकारों के विरुद्ध है कि नहीं? मेरी संपत्ति को राज्य कैसे ले लेगा? यही संशोधन किया। और वो कहा कि किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होगा, माने किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होगा, उसको विकेंद्रीकृत करेंगे, बांटेंगे सबके बीच में। और कहा कि इस विषय में अगर हम कोई अधिनियम बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं और वह कानून, ये तीनों मूल अधिकार हैं, 14, 19 और 31 के विरुद्ध भी होगा तो माना जाएगा। कौन भारी पड़ा? नीति निषेध तत्व तो भारी पड़ गया किस पे बेटा? और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा आपने पढ़ा, कई दफा आ चुका है, 1973 में न्यायालय ने इसे वैध घोषित किया, ताकि ये ठीक है। अब कभी कभी ये होता है ना कि जब थोड़ा सा कुछ करते हैं और पेरेंट कहते हैं नहीं ठीक है, तो थोड़ा मन बढ़ता है। तो इंदिरा जी का मन थोड़ा बढ़ गया और 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने ये कह दिया, 31 ग में ये चीज और जोड़ दी कि नीति निर्देशक तत्वों के किसी भी अनुच्छेद के विषय में कोई भी अगर हम कानून बनाएंगे वो किसी भी मूल अधिकार के विरुद्ध होगा तो माना जाएगा। यानी पूरी तरह से नीति निषेध तत्वों को उन्होंने भारी कर दिया, किस पर? मूल अधिकारों पर। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया। कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इसको उसने कहा कि ये वैध रहेगा। कुल मिलाजुला के क्या समझ में आया आपको? नीति निषेध तत्व भले ही न्याय योग्य नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसको जगह जगह ताकत दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ना बेटा कि सामूहिक हित
और व्यक्तिगत हित में हमेशा सामूहिक हित को प्राथमिकता देनी होगी। जबकि चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य में न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार प्राथमिक हैं, नीति निर्देशक तत्व सहायक है। और उसके बाद भी न्यायालय के जो बाद के फैसले आए, उन फैसले में आप देख रहे हैं प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? नीति निर्देशक तत्व। तो मैंने यही कहा था आपसे बेटा कि नीति निर्देशक तत्व भले ही न्याय योग्य नहीं है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वो आधार देते हैं जिससे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाए। वो प्रतिबंध क्यों लगाए जाएंगे? ताकि एक का हित अगर रोका जाए तो चलेगा, लेकिन सामूहिक हित प्रभावित होने ना पाए। क्लियर है बेटा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा सा इस डिबेट को बेटा लिखना पड़ेगा, है ना? लिखें। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य, मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों के मध्य गुड मॉर्निंग भाई सूर्य प्रताप जी। ये बेचारे बिना नागा गुड मॉर्निंग करते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया भाई? हाँ, अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि ऑनलाइन जब सब कुछ ठीक रहता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। एक दिन ऑनलाइन में वो कैमरा गड़बड़ हो गया था ना, धड़ाधड़ 20 प्रतिक्रिया आने लगी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, को सब रहते हैं ऑनलाइन, सिर्फ वेट करते हैं, वो रिस्पांस नहीं करते। रिस्पांस तब करते हैं जब गड़बड़ होने लगती है, अदरवाइज पॉजिटिव वे में कुछ ही लोग रिस्पांस करते हैं कि हम हैं। नहीं, उस दिन तो मैं दंग रह गया भाई स्क्रीन देख के, धड़ाधड़ कि ठीक नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। अभी सब कुछ एकदम ठीक है, कोई कमेंट नहीं है। चले, हाँ, नकारात्मक चीजों पे ध्यान अधिक पड़ जाता है। चले, देखो अब आपको क्या समझना था बेटा नीति निदेशक तत्वों में, ये नहीं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा, हर जगह तो लिखा है यार, इसकी भावना को समझना था। और सिविल सर्विसेज से लेके पीसीएस तक यही घेरेंगे आपको। और आप अनुच्छेद ढूंढोगे, अनुच्छेद अनुच्छेद वहां दिखेगा नहीं, कुछ और दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा समझना है। लिखें, पहला मुकदमा लिखें, चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य। थोड़ा सा फिर क्लियर कर दें बेटा, पता नहीं आपका विजन क्लियर है कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मामला तो क्लिष्ट है ही है, जो आप इलाका पढ़ रहे हैं ये इलाका बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा संविधान के मुश्किल इलाकों में है। फिर से देख लें, जीरो से शुरुआत करते हैं बेटा। एक तरफ हमारे हैं डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व, इसको पूरा कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक तरफ है हम लोग का फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को आपको पता है कि ये संविधान में इनको कुछ विशेष स्थिति दी गई, और ये कहा गया है कि भाई ये मूल लोगों के अधिकार हैं, यानी जो पूरी शासन सत्ता और संविधान के मूल हैं, यानी जनता, उनके अधिकार है, इसलिए इसको मूल अधिकार कहा। अब जाहिर सी बात है कि नीति निर्देशक तत्व भी तो मूल ही के अधिकार है, किसी और के थोड़ी अधिकार है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि फंडामेंटल राइट व्यक्ति के अधिकार है, ये किसके अधिकार हैं बेटा? व्यक्ति के। और नीति निर्देशक तत्व भी अधिकार हैं, लेकिन ये किसके हैं? समूह के अधिकार है। बोले बेटा, समूह के अधिकार हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि संविधान ने समूह के अधिकार को न्याय योग्य नहीं बनाया, व्यक्ति के अधिकार को न्याय योग्य बनाया। क्लियर है बेटा? कल ही बात हुई थी आपसे कि ऐसा क्यों किया, ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो ऐसा इसलिए किया ना बेटा कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, समूह कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता राज्य के विरुद्ध। एक आदमी वोट दे के नहीं दे के क्या बना बिगाड़ लेगा?
एक आदमी के अधिकार को तो उल्लंघन किया ही जाएगा कि एक आदमी के अधिकार को उल्लंघन से क्या फर्क पड़ता है ना बेटा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ खतरे की संभावना ज्यादा थी कि किसी के व्यक्ति के अधिकारों का राज्य उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि राज्य को यह पता है कि एक व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर देंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत करेगा वोट नहीं देगा, और एक के वोट देने से क्या फर्क पड़ता है, बोल नहीं रहे हैं। इसलिए कहा कि इसको न्याय योग्य बनाओ, नहीं तो राज्य इसका उल्लंघन कर देगा, बोल नहीं रहे बेटा। इसलिए इसको न्याय योग्य बनाया गया कि राज्य को रोका जाए। समूह के अधिकार को न्याय योग्य नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि समूह खुद ही इनको औकात बताता रहेगा, इसलिए इसको न्याय योग्य करने की आवश्यकता नहीं। इसका न्याय तो सबसे बड़े वाले न्यायालय में होगा। कहां? जनता के न्यायालय में न्याय हो जाएगा, जो इनकी औकात बताता रहेगा। तो इसमें कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं थी। इसको न्याय योग्य भले नहीं किया गया, लेकिन इसका न्याय तो जनता करेगी, और जनता ऐसा न्याय करेगी ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे ये। और कोई राजनीतिक दल और कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह का रिस्क नहीं लेगी। डेमोक्रेसी में तो कम से कम ये तय है, सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे जनता के हित प्रभावित हो। एक चीज नोटिस किया आपने, हम लोग इसको बोलते हैं केस स्टडी। तो केस की भी स्टडी करते रहनी चाहिए। किसान आंदोलन सफल रहा, महेंद्र सिंह टिकैत जाम किए, क्या क्या किए, और उन्होंने संसद को मजबूर कर दिया कि जो आपने कानून बनाया है उसे वापस लीजिए, और संसद ने वापस ले ही लिया। अब वापस लिया, किया नहीं किया, क्या किया, वो बात की बात है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो ये दिखता है कि उन्होंने वापस ले लिया। अभी पहलवान धरने पे बैठे थे, है ना, और उन्होंने बड़ा 3-5 करने की कोशिश किया, वही रास्ता अपनाया। कौन वाला? हाँ, किसान आंदोलन वाला रास्ता। तो पहले जंतर मंतर पे, तो फिर टेंट वेंट, तो फिर फलाना, फिर धमाका, यही सब ना हुआ। और डेमोक्रेसी में अधिकार है आपके पास। मैंने आपसे कहा था कि धरना और प्रदर्शन करना ये आपका फंडामेंटल राइट है। हड़ताल करना, बंद करना, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और इन्होंने एक गलती कर दी, और सरकार इसी गलती का इंतजार कर रही थी। सेंट्रल विस्टा का जो नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो ये लोग वहां से उठ के चल पड़े नई संसद भवन की ओर कि हम वहां जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, और शासन ने इसे लोक शांति में व्यवधान माना। व्यवधान है ही है, डिस्टर्ब ही करना चाह रहे थे, और सबको उठा के जेल में बंद किया। देखा आपने, जबरदस्ती सारी पहलवानी निकाली लो। अब देश इसको लेके बहुत सेंसिटिव नहीं है, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये कुछ पहलवानों का मामला है, जो पूरे देश को इमोशन को उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूरे देश का इमोशन उसे जुड़ पाया नहीं, क्योंकि वास्तव में ये मामला कुछ और ही है। ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो मामला है ही नहीं है, ये मामला कुछ और है। और सरकार ने इनको रौद दिया बुरी तरह से, और तो काल जंतर मंतर पे धरना भी नहीं करने देंगे, सारा टेंट फेंट इनका सब उठा लेंगे वहां से। तो एक ही तरह की घटना में दो तरह का रिएक्शन क्यों आ रहा है? विधियां तो एक ही तरह की होंगी ना। और मुझे लगता है लोक शांति सबसे ज्यादा बाधित तो हुई थी किसान आंदोलन में, लोक व्यवस्था सबसे अधिक बाधित तो वहां हो गई, आना जाना लोगों का दुभर हो गया, लेकिन फिर भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया, बल का प्रयोग नहीं किया गया। जानते हो क्यों? सामूहिक अधिकार दिख रहा था, चूंकि किसानों का मामला था, और किसानों का सामूहिक दायरा बहुत बड़ा है, और ये पहलवान लोगों का सामूहिक दायरा बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए इनको लगा कि जब ये लोग शांति को बाधित करेंगे तो इन्हीं को बाधित कर दे। एक्चुअल में इस मामले को समझिए क्या है इसके पीछे। कुश्ती में आप देखोगे कि हरियाणा का वर्चस्व है, भारत के एक प्रदेश का बहुत जबरदस्त वर्चस्व है, हरियाणा का। तो हरियाणा के पहलवानों को कुछ गलतफहमी हो गई। गलतफहमी ये हो गई कि हम ही कुश्ती फेडरेशन है, और हम जो चाहेंगे वही होगा।
और उनको शायद आइडिया नहीं था कि उत्तर प्रदेश के नेता होता बड़े ढीठ टाइप के होते हैं। ठीक है। और उसमें भी बाहुबली टाइप के हैं तो पूछो नहीं। अरे हजारों उनके डिग्री कॉलेज हैं भैया, बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। पहली बात यह कि बड़े लंबे समय के बाद एलिगेशन लगाया गया, यानी जो एलिगेशन लगाया गया वो बहुत लंबे वक्त के बाद लगाया गया। एलिगेशन का कोई प्रत्यक्ष एविडेंस नहीं दिया गया, सिर्फ ये कहा गया कि ऐसा करते हैं ये। किसके साथ ऐसा हुआ, कोई एक सामने आए, तो कोई सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ऐसा किया गया। अच्छा, कुश्ती उस्ती एक ऐसा खेल है ना बेटा, जिसमें शारीरिक संपर्क हो जाना एक सामान्य सी बात है। आप देखते हैं जो कोच होते हैं, महिला रेसलर्स को कंधे पे उठा लेते हैं, गले लगा लेते हैं, तो ये सब तो कॉमन सी घटना है। अब यह है कि इस घटना को आप कौन सा रूप दे दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी शरीर की भाषा बता तो रही कि आप खुश थे। ये सब एलिगेशन खैर लगा। मामला सिर्फ इतना था कि कुश्ती फेडरेशन पे ये लोग अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते, कि हम लोग अब जैसे चाहें वैसे फेडरेशन को चलाएं। उसमें एक गड़बड़ी ये हुई थी, आपने भी पढ़ा होगा। गड़बड़ी ये थी कि अध्यक्ष महोदय ने ये कहा कि कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे ओलंपियन हो, चाहे कोई मेडलिस्ट हो, जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जाएगा उसे ट्रायल से गुजरना होगा। और ट्रायल का मतलब यह है कि जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मेडल भले न मिला हो, वो भी जो आजमाइश करेंगे, जो विजेता होगा वो जाएगा, जो जीतेगा वो जाएगा। अब इन लोगों को खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है कोई खिलाड़ी हुआ जिसने मेडल जीता, क्या भविष्य में अच्छे खिलाड़ी और नहीं आ सकते? तो उन खिलाड़ियों का हक ही नहीं बनेगा, खाली आप ही जाओगे हमेशा? तो इसीलिए बनाया गया कि पहले ट्रायल होगा, इसमें जितने भी सिलेक्टेड खिलाड़ी हैं सब एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, जो उसमें बेस्ट होगा वो जाएगा। अब इन लोगों को खतरा महसूस हुआ कि ट्रायल में अगर हम जाएंगे तो हो सकता है मामला उलझ भी जाए, कोई नया खिलाड़ी बढ़िया आ गया तो इनको बाहर भी कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ी ट्रायल नहीं देंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता है। आप ही बताइए, न्याय योग्य है? एक नया खिलाड़ी जो उनसे योग्य उभर रहा हो, खिलाड़ी हमेशा उभरते रहते हैं। किसी जमाने में क्रिकेट में आपने देखा किसी का जलवा था, तो किसी जमाने में किसी का जलवा है, हो सकता है आने वाले समय में किसी और का जलवा हो। तो खिलाड़ी तो उभरते ही रहते हैं। ये बड़ी भारी परेशानी थी। हुआ ये बेटा कि मेडल मिला, मेडल वापस कर रहे थे लोग ना, पैसा भी वापस कर दो ना। जो 40-40, 50-50 करोड़ रुपया मिल गया और हवा में उड़ान भरने लगे, उसे भी वापस कर दीजिए। थैंक्स बोलिए इस देश को। लेकिन ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडल हमने देश के लिए जीता। मेडल आपने अपने लिए जीता। ये अलग बात है कि देश के लिए भी मेडल है, वो तो देश के लिए हो ही जाएगा। लेकिन एक एक मेडल जीतने पे कितना सरकार ने इनको पैसा दिया, लोगों ने पैसा दिया, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? सर आंखों में बैठा लिया। तो कभी कभी आदमी है ना बेटा, अपनी औकात ही भूल जाता है। ये लोग अपनी औकात ही भूल गए कि देश ने सर आंखों पे बिठाया है और आप देश नहीं हो। बस उसी मामला फंसा हुआ है। सरकार समझ रही है इनकी चाल, और कह तो रहे हैं कि आप एक एविडेंस तो सामने लाइए, किसी को सामने लाइए जो बताए कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कोई आ तो नहीं रहा है सामने, बस ये लगाया जा रहा है कि इसमें सैकड़ों हजारों जितने बच्चे बच्चियां थी सबके साथ मोलेस्टेशन हुआ, फलाना हुआ, धमाका हुआ। आ नहीं रहा है कोई सामने। कहानी तो इन लोगों की खत्म ही है। खिलाड़ी उलाड़ी को खेलना चाहिए, बहुत राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें विशुद्ध राजनीति हो रही है। 2024 के चुनाव को देखिए, आप नोटिस करेंगे जब भी चुनाव होगा कोई ना कोई इस तरह की बड़ी घटना क्रिएट करने की कोशिश होती है। पीछे बहुत लंबा चैनल होता है, जिसके पीछे भी चैनल है, वो चैनल तो पकड़ में आ गया, हुड्डा जी है जिसके पीछे से बैकअप कर रहे हैं कि भाई डिस्टर्ब कर दो केंद्र की सरकार। ये सब बड़ा है। तो आप देख रहे हो एक ही तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहीं पे फंडामेंटल राइट दिया जा रहा है, कहीं पे फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा रहा। पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि सामूहिक जो दायरा है वो कितना छोटा है और कितना बड़ा है। अगर व्यक्ति तक सीमित होगा तो उसका दायरा छोटा है, पूरे समूह तक है तो दायरा बड़ा है। सरकार समूह से डरती है। मैं आपको बताऊं,
मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं सड़क पे उतरूं और मेरे साथ 2 करोड़ की जनता उतर जाए, मेरे साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो चाहूंगा सरकार से मनवाऊंगा। डेमोक्रेसी में समूह की शक्ति होती है, व्यक्ति की शक्ति नहीं होती। समूह साथ में है तो लोकतंत्र में आप सर्वशक्तिमान। यही मामला डीपीएसपी में भी है और यही मामला मुझे लगता है फंडामेंटल राइट में भी है ना। बेटा थोड़ा लिखें। चंपकम दोरई राजन बना मद्रास राज्य। वर्ष बेटा पता नहीं याद है कि नहीं आपको? वेरी गुड, 1951। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं, याद बात रखोगे बेटा तो ठीक है, जितनी चीजें याद रखी जा सके उन्हें याद रखो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया कि मूल अधिकार प्राथमिक हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सहायक है। जबकि नीति निदेशक तत्व क्या है बेटा? सहायक है ना। अब जाहिर सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर यह फैसला किया गया होगा तो संविधान को पढ़ के ही किया होगा, संविधान में शायद यही दिख रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसी निर्णय को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए एक संविधान संशोधन कर दिया गया। लिखें, पहला संविधान संशोधन कब हुआ बेटा? वेरी गुड, 1951 में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। आर्टिकल 15 सब क्लास 4, अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, स्थापित किया गया, जिसमें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया, यानी आरक्षण का प्रावधान बनाया गया। क्लियर है बेटा? क्या लेसन मिला इससे? मैंने क्या सीख मिली इससे? इससे ये सीख मिली कि संसद ने कहा कि सामूहिक हित प्राथमिक होंगे, मूल अधिकारों को रोका जाएगा। तो मूल अधिकारों को किस आधार पर रोका गया? नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर रोका गया। लिखें, स्पष्ट है कि पहले संविधान संशोधन से मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों की प्राथमिकता स्थापित की गई। सहमत हैं? पहले संविधान संशोधन से मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्व को वरीयता दी गई, प्राथमिकता दी गई। ठीक है बेटा, समझ में आया? यानी चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य के निर्णय को लगभग मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, एडमिशन में सीटों का आरक्षण आप जाति के आधार पर नहीं कर सकते, सबको अधिकार होगा। तो चंपकम दोरई राजन का एडमिशन एमबीबीएस में होगा। तो सरकार को लगा अब ये तो नजीर बनेगी, तो इससे पहले संशोधन कर दिया जाए, समस्या का समाधान हो जाए। क्लियर है बेटा? अगला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय में मूल अधिकारों को नैसर्गिक मान लिया गया। क्या मान लिया गया बेटा? नैसर्गिक। इसको कहते हैं प्राकृतिक न्याय।
आपके पीसीएस परीक्षा में आया भी था। नैसर्गिक मान लिया गया तथा कहा गया कि यह संशोधनीय नहीं है। ठीक है बेटा, तो अगर ये प्रभावी हो जाता निर्णय बेटा, तो एक तो पहला ही डिस्टर्ब हो जाता, संविधान संशोधन जो पहला हुआ वो भी डिस्टर्ब हो जाता, यानी 15(4) खतरे में था, और 31 में भी कुछ संशोधन हुआ था वह भी खतरे में था, बोल नहीं रहे। तो अब जाहिर सी बात है इसको मैनेज किया गया 24वें संविधान संशोधन से। लिख ले, 24वां संविधान संशोधन वर्ष बेटा 1900। हाँ, अच्छा, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला मुकदमा कब का था? जी बेटा, नहीं हम ही याद किए रहे, कहे कहे ये जरूरी है भाई, है ना? कहे हम भूल नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल भूल सकते हैं। नहीं, 1967 का मुकदमा है, वहीं लिख लिया करो, तो बार बार लिखोगे पढ़ोगे तो याद रहेगा। 1967। अरे बेटा ये भूलने लायक चीज नहीं है, भारत के संवैधानिक इतिहास का ये बहुत भयानक निर्णय है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं? तो गोलकनाथ बना पंजाब राज्य का मुकदमा है, 1967 का मुकदमा है ना, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से झंडा गाड़ ही दिया कि मूल अधिकारों से जितनी दूरी बना सको बना के रहो, आना मत करिए। अब इसमें दिक्कत क्या होती? दिक्कत ये होती कि हम नीति निषेध तत्वों को प्रभावी नहीं कर पाते, तो इसको मैनेज कर लिया गया। किससे बेटा? 24वें संविधान संशोधन 1978। क्या कहा गया? अरे भाई यही कहा गया ना बेटा कि अनुच्छेद 368 से मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन करेंगे, और ऐसा संशोधन करेंगे तो 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। एक और जोड़ा गया था, वो खैर अभी संदर्भ नहीं है, कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। देख ले, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को संशोधनीय किया गया। मूल अधिकारों को क्या किया गया बेटा? संशोधनीय किया गया। माने संशोधन, अब वो तो लिखा ही है डिटेल में, आपने दोबारा लिखने की क्या आवश्यकता है। संशोधनीय किया गया मतलब मूल अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि संशोधन करेंगे तो इरादा क्या होगा, किस इरादे से संशोधन करेंगे? तो मैंने बार बार आपसे कहा कि इरादा नीति निषेध तत्व होगा। लिख लें, स्पष्ट है कि नीति निषेध तत्वों के लिए स्थान या स्पेस बनाया गया। ठीक है बेटा, ये जगह किसके लिए बनाई गई? नीति निषेध तत्वों के लिए, कि हम संशोधन करेंगे। और मैंने बार बार आपसे कहा है बेटा, पहले दिन ही पहली लाइन बोला था कि नीति निदेशक तत्व वह आधार है, वह बेस है जिसके बिना पे मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाएगा। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि मूल अधिकार हमने भले अमेरिका से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन हमने उनकी परेशानियों को नहीं लिया। यानी हमारे मूल अधिकार अबाध नहीं है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, इन्हें रोका जा सकता है। अगर ये नेचुरल होते तो नहीं रोके जा सकते। तो हमारे मूल अधिकार नेचुरल नहीं है, जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में न्यायालय ने कहा नेचुरल है, और अगर नेचुरल है, नैसर्गिक है, तो इन्हें कोई रोक ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। तो अमेरिका वाला हमने नहीं बनाया बेटा। आप देख तो रहे हो, 15(4), तो फिर 15(5), फिर 15(6) जोड़ते जा रहे हैं ना। कल को 15(7) आ जाए, 8 आ जाए, तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। यानी नीति निषेध तत्वों को प्रभावी करने के लिए हम जहां जरूरत पड़ेगी हम उसमें प्रतिबंध लगाते जाएंगे। तो 24 ने जगह बना लिया कि भविष्य में कोई रोक हो
ना पाए। लिखें 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान, इसीलिए ये सब संविधान संशोधन अक्सर पूछ लेते हैं आपसे परीक्षाओं में। सुन नहीं रहे हो बेटा, आप एकदम से शॉक्ड हो जाते हो कि इतने संविधान संशोधन में 25वां पूछ रहा है। वो पूछेगा 25वां संविधान संशोधन कब हुआ। अच्छा, बच्चा अब ये घबराता है कि भाई जितने संविधान संशोधन हुए सब हम याद करें, सबको थोड़ा याद करना था। इसको आपको याद 24वां याद करना था, पहला याद करना था, 25वां याद करना था, 42वां याद करना था, क्योंकि ये हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जगह जगह कोहराम मचाए हैं बेटा। तो 25वें को लेकर सतर्क रहिएगा। कुछ नहीं पूछेगा इसमें क्या किया गया, कब किया गया, बस यही बता दिए, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि अगर इसने पढ़ा होगा तो संशोधन कब हुआ ये जरूर बता देगा। तो कभी कभी पूछा कुछ अलग जाता है, निशाना कुछ अलग रहता है, यही है कंपटीशन बेटा। लिखें लिखें इसके द्वारा अनुच्छेद 31 ग स्थापित किया गया, यानी संशोधन कहां हो गया बेटा, 31 में ही संशोधन हो गया, हुआ ना। 31 ग स्थापित किया गया जिसमें यह बताया गया कि अनुच्छेद 39 ख, ब्रैकेट में लिख लो आपको याद रहेगा, राष्ट्रीयकरण, थर्टी नाइन ग, इसमें कहा गया कि संपत्ति व संसाधनों का वितरण होगा, मैंने इसका केंद्रीकरण नहीं होगा, तभी ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। संसाधनों का क्या होगा बेटा, केंद्रीकरण नहीं होने दिए। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं फिर से लाइन पे आता हूं। तो 31 ग में ये जोड़ा गया कि 31 ख और 31 ग को प्रभावी करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जाएगी, वह विधि भले ही अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के विरुद्ध हो तो भी वह मान्य होगी, यानी उसे रोका नहीं जाएगा। फिर नीति निषेध तो भारी पड़ गया किस पर, मूल अधिकारों पर। पढ़ा ना बेटा, तो आप तो कह रहे थे न्याय योग्य नहीं, और देखो जब देखो तब भारी पड़ जा रहा है मूल अधिकारों पर, पढ़ रहा है ना, जगह बनाई जा रही है। लिखें हाँ, के अधीन दोनों अनुच्छेद लिख लिया ना बेटा, के अधीन बनाई गई विधियां यदि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 के विरुद्ध हो, भाई संपत्ति का अधिकार बेटा के विरुद्ध हो तो भी मान्य होंगे। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें नीति निषेध तत्व में खाली दो चीजों को जोड़ा गया, 39 ख और 39 ग, बाकी के लिए नहीं बोला गया। क्लियर है, बाकी के लिए मूल अधिकार ही भारी था। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो, पूरे नीति निषेध तत्वों के लिए बात नहीं कही गई, नीति निषेध तत्वों में सिर्फ आर्टिकल 39 ख और 39 ग को जगह बनाई गई, बाकी की जगह नहीं बनाई गई, यानी बाकी जगहों पे मूल अधिकार ही भारी था। नीति निषेध तत्व समझ में आ रहा है बेटा, थोड़ा असहज लग रहे हैं, क्यों ऐसा है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो बॉडी लैंग्वेज बता रही है थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है मामला, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कॉम्प्लिकेशन ना आए। क्लियर है बेटा? अब जाहिर सी बात है ये संविधान के कुछ अगेंस्ट तो दिख रहा है,
तो अब सर्वोच्च न्यायालय से पूछना पड़ेगा, तो भाई आप सर बताएं कि ये ठीक है कि नहीं है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय तो बताया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में, तो लिख लें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इसे मतलब 25वां संविधान संशोधन, इसे ब्रैकेट में लिख लो ताकि सब क्लियर रहे, कहीं कुछ हाज पाज न रहे। 25वें संविधान संशोधन को क्या बेटा, वैध माना। क्लियर है? तो इससे हुआ क्या कि संसद का मन थोड़ा बढ़ गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इंदिरा जी तो थी ही महत्वाकांक्षी महिला, उन्होंने कहा अब करो कुछ भी, और उन्होंने किया 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है बेटा? और उन्होंने 31 ग को थोड़ा और संशोधित कर दिया और कहा कि 31 ग में उन्होंने कहा कि किसी भी नीति निषेध तत्व को प्रभावी करने के लिए यदि विधि बनाई जाएगी तो वो भले ही किसी मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, वो माने जाएंगे, वो प्रभावी होंगे, यानी मूल अधिकारों को डिप्रेस किया जाएगा। अब सामान्य आचार संहिता पे बना दो, 25 चुप रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे जहां जहां गतिरोध आपको दिखेगा, भारी पड़ेगा कौन? नीति निषेध तत्व। और मुझे लगता है अब सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि अब अति हो रही, अब ज्यादती हो रही है। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन का यह हिस्सा अवैध है, और उसने कहा कि 25वां संविधान संशोधन वैध रहेगा, यानी 31 ग में 39 ख और 39 ग की बातें ही मानी जाएंगी, सारे मूल नीति निषेध तत्वों को आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। ये आज का करंट मामला है, इसके बाद से कोई पचड़ा नहीं हुआ। तो लिख लें। एक बात मुझे बताओ बेटा, बहुत जरूरी है, ये जो इलाका आप पढ़ रहे हैं ये क्लिष्ट है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दृष्टिकोण स्पष्ट हो रहा है, विजन एकदम क्लियर दिख रहा है। यानी संसद हमेशा इस फिराक में है, नहीं हनन नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा इस फिराक में है कि नीति निषेध तत्वों को प्राथमिकता दी जाए। क्लियर है बेटा? और मुझे लगता है कि संविधान लिखने वाले उनकी जरा सा बुद्धि विवेक को आप देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे। उन्होंने इसको न्याय योग्य नहीं बनाया, दो कारणों से नहीं बनाया कि जनता बाध्य करेगी कि इसको न्याय योग्य बनाइए। अगर संसद के सामने कोई बाधा आएगी तो ब्रह्मास्त्र दिया ही है इनको, अनुच्छेद 367 का प्रयोग करेंगे, जनता की भावनाओं को लागू करिए, और व्यक्ति भावनाएं अगर आहत होती हैं तो होने दीजिए। इरादा तो यही था ना। और अब ये कि संसद को कौन बाध्य करेगा कि जनता की भावनाओं को लागू करिए, वो जनता खुद ही बाध्य करेगी, आप कहां जाएंगे भाग के। तो कुल मिला जुला के बहुत खूबसूरत संविधान बनाया बेटा, अगर इसकी भावना को समझेंगे ना तो गजब का संविधान। आप जितना संविधान पढ़ते जाओगे, आप जितना संविधान समझते जाओगे, देखो संविधान बहुत गहरा है बेटा, बहुत ही गहरा है। आप जितना संविधान को पढ़ते हैं, हमारा संविधान उतना नहीं है। ये आइसबर्ग जैसा है कि जितना दिखता है उससे बहुत ज्यादा नीचे छुपा हुआ है ना। 1/10 ही ऊपर दिखता है, 9/10 तो पानी के अंदर बर्फ रहती है ना भैया। तो जाहिर सी बात है कि संविधान की भावना बड़ी गहरी है। थोड़ा सा एक चीज बता, भी आपके पीसेस में पूछा गया तो थोड़ा उधर भी ध्यान आकर्षित कर दे, इससे संदर्भित है। ये क्लियर हुआ ना बेटा? अच्छा, अब 42वां संविधान संशोधन अभी लिखा नहीं, लिख डाल, पहले इसको लिख डालो, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, तो हम ही भूल भाल जाएंगे तो गड़बड़ होगी।
बोलने का मतलब दिमाग से निकल जाएगा तो फिर छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। लिखें 42वां संविधान संशोधन वर्ष बेटा 76 78, ये याद रखिएगा। 42वां माने 76, 44वां माने 78, है ना बेटा। चलो, इस संविधान संशोधन के माध्यम से 31 ग को पुनः संशोधित किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से 31 ग को पुनः संशोधित किया गया तथा सभी मूल अधिकारों को इसमें सभी नीति निषेध तत्वों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। अभी कितने थे? 2 थे ना बेटा, सभी को इसमें सम्मिलित कर लिया। क्लियर है? अब ठीक नहीं किया। मुझे लगता है कि एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का उसके भी विरुद्ध चला गया। दूसरा ये कि संविधान की भावना के भी अब कुछ खिलाफ जा रहा है। आखिर संविधान लिखने वाले क्यों नहीं लिख दिए? क्यों कुछ चीजों को ही सर्वोच्च न्यायालय मान ले रहा है, कुछ चीजों को नहीं मान रहा है? वो भी हम आपको बताएंगे भी ऐसा क्यों कर रहा है। जब नहीं मानना था तो 39 ख और ग को भी नहीं मानना था, तो 39 ख और ग को मान लिया। जब इन्होंने कहा कि सभी नीति निषेध तत्वों को इसमें शामिल कर लेते हैं, यानी किसी भी नीति निषेध तत्व को प्रभावी करने के लिए अगर कानून बनाएंगे और वो मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा तो मूल अधिकार ही रोके जाएंगे, ये नहीं रोके जाएंगे। न्यायालय ने कह दिया कि ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो वास्तव में ये तलवार की धार पे चलने जैसा है कि संतुलन बिगड़ेगा तो खेल खराब हो जाएगा। संतुलन बना रहना चाहिए। तो संतुलन बनाने की कोशिश है सर्वोच्च न्यायालय की कि दोनों के बीच का संतुलन बना रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए किसी की भी। और बात भी सही है, हमारे मूल अधिकारों की भी अति नहीं होनी चाहिए कि अपने मूल अधिकारों के नाम पे आप जो मन करे वो करें, और सामूहिक हित के नाम पे भी मूल अधिकारों को मिट्टी में ना मिला दें। देखो, सामूहिक हित के नाम पे आप किसी के व्यक्तिगत हित को एकदम से मिट्टी में नहीं मिला सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, ये फांसीवाद कहलाता है, फासिस्ट कहलाते हैं। फासिस्ट कौन होते हैं? लो, अरे नाम सुना है ना, फासिस्ट, फांसीवादी। कुछ लोग बोलते हैं, नेता लोग भाषण में कहते हैं कि फलाने सरकार फांसीवादी है। नहीं नहीं, अधिकार नहीं। अधिकार तो जाएगा ही जाएगा, वो अलग चीज है। ये क्या है, ये देखो, राष्ट्रवाद बड़ी अच्छी चीज है। राष्ट्रवादी होना अच्छी बात है, राष्ट्र से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। अति राष्ट्रवाद अच्छी बात नहीं है, ठीक है? और अति राष्ट्रवाद ही फांसीवाद है, जो वो कहते हैं कि राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं है, और अगर कोई राष्ट्र से बड़ा बनने की कोशिश किया और बाधा बनने की कोशिश किया, मिट्टी में मिला देंगे। तो मार काट वहां होती रहती है। किसी ने एलिगेट किया कि हमारे यहाँ जो एक पार्टी है वो अब राष्ट्रवाद से थोड़ा आगे बढ़ रही है, अब वो अति राष्ट्रवाद की ओर जा रही है, और अति राष्ट्रवाद की आखिरी पड़ाव है फांसीवाद। यानी राष्ट्र के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते आप, मार डाले जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, है ना? लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग ही राष्ट्रवाद चल रहा है। हमारे यहाँ किसी खास चीज के खिलाफ अगर बोला तो राष्ट्र विरोधी मान लिया जाएगा। किसी पार्टी विशेष के खिलाफ अगर बोला तो पार्टी विरोधी नहीं माने जाएंगे। राष्ट्र एजेंडा यही बनाने की कोशिश हो रही है कि आप एक पार्टी विशेष के बारे में अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप राष्ट्र विरोधी है। यही ना मैं चल रहा है बेटा, प्रोजेक्शन यही तो चल रहा है कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, बाकी कोई राष्ट्रवादी नहीं है। और हमारे खिलाफ अगर ने कुछ बोला तो ये मान चलना कि हमारी पार्टी का नहीं विरोध कर रहे हैं,
ये राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। और यही मामला धीरे धीरे बेटा फांसी बात की ओर बढ़ जाता है। तो ये देश के लिए बड़ा अच्छा लक्षण नहीं है। सभी लोग राष्ट्रवादी हैं भैया, कोई देश का दुश्मन नहीं है, लेकिन एक पार्टी तो राष्ट्रवाद पे ऐसा कुंडली मार के बैठी है जैसे राष्ट्रवाद हमारी एक वो कहते हैं ना पेटेंट करा लिया। तो अब ये तकलीफ दे है। मंदिर में हम जाएंगे, दूसरा अगर जा रहा है तो आपका वोट लेने जा रहा है, यही सब ना प्रोजेक्शन हो रहा है। खैर जब राजनीतिक चीजें हैं बेटा वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अति कहीं ठीक नहीं है। मूल अधिकारों की अति भी ठीक नहीं थी, सामूहिक हितों की अति भी ठीक नहीं। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा और सर्वोच्च न्यायालय तराजू लेके बैठा है जो संतुलन बना रहा है कि किसी तरफ पड़ला झुकना नहीं चाहिए, एकदम संतुलन में रहना चाहिए। अमेरिका में है थोड़ी गड़बड़ी। अमेरिका में मूल अधिकारों को ज्यादा क्या मूल अधिकारों को ही प्राथमिकता है। तो अमेरिका तो तहस नहस हो जाता अगर मूल अधिकारों को आप इतना आबाद दे दें। स्वच्छंदता, कहां रुकेगा स्वच्छंदता जाके? भाई सबकी स्वच्छंदता का अर्थ अलग अलग है। यूरोप के लोगों की स्वच्छंदता का अर्थ अलग है, हमारी स्वच्छंदता का अर्थ अलग है। वो स्वच्छंदता की आखिरी सीमा तक चले जाते हैं जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारी स्वच्छंदता है, हम करेंगे। बिना कपड़े के घूमना बड़ी कॉमन चीज है वहां। हमारे यहां तो ये स्वच्छंदता आपको नहीं मिलेगी, आप जेल भेज दिए जाएंगे। वहां तमाम चीजें हैं जो कुछ स्वच्छंदता के अधीन मान लिया गया कि भाई ठीक है आदमी कर रहा है तो करने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। हमारे यहाँ ये सब नहीं है बेटा। तो बीच में संतुलन तो बनाना पड़ेगा। और शुक्र बनाइए अमेरिका के न्यायालय का, संसद का तो कुछ था ही नहीं अधिकार। वो तो अमेरिका के न्यायालयों के पास वो अधिकार है कि वो संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, वो संतुलन बना ले रहे हैं। और भारत में अगर होता ना बेटा तो मुसीबत हो जाती, मुसीबत। तो गनीमत यह है कि भारत में मूल अधिकार लिया और ये कह के लिया कि भैया जी आबाद नहीं होगा, इन्हें हम युक्त युक्त आधारों पर प्रतिबंध लगाएंगे। प्रश्न यह है कि युक्त युक्त आधार कहां से खोजेंगे? तो कहा कि नीति निषेध तत्वों की ओर देखेंगे कि नीति निषेध तत्व क्या भावना है, वो क्या कह रहा है, उसी के आधार पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो एक बड़ा खूबसूरत सा मामला, थोड़ा समझिए बेटा मैं क्या कह रहा हूं। एक्चुअली में दो चीज जो आपके पीसीएस की परीक्षा में आया था, अब चूंकि अभी हमको आगे बताना है, लेकिन अभी चूंकि प्रसंग भी है तो हम बता दें, वो क्वेश्चन का अर्थ भी आप समझ पाएंगे। एक है जिसको कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, आया है ना परीक्षा में, अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देशों को यह निर्धारित करना पड़ता है कि आप कौन से मॉडल को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारा संविधान तो बहुत व्यापक है, बहुत डिटेल है। पूरी धरती पर भारत से बड़ा संविधान नहीं है किसी के पास, नहीं है बेटा। अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, घड़ी देख के 15 मिनट में अमेरिका का संविधान पढ़ लेंगे। वो डिटेल में नहीं गए, वो मोटी मोटी चीजों पे चर्चा के विस्तार में नहीं गए। उन्होंने कह दिया कि भाई हमारी जो संसद होगी वो कानून बनाएगी। तो अमेरिका में यह प्रक्रिया है जिसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, नैसर्गिक न्याय कहते हैं, उस तरह की प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इसको कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दोनों का अंतर जरा समझिए। ये मामला यूएसए का है और ये मामला इंडिया का। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका की संसद द्वारा बनाई गई विधि इसलिए नहीं मान ली जाएगी कि अमेरिका की संसद ने बनाया। अमेरिका का न्यायालय उस विधि को देखेगा और अंतिम मुहर वह लगाएगा। क्लियर है? ये विधि मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। अब एक चीज बताइए, अमेरिका की न्यायपालिका किसी विधि को किस आधार पर यह कहती होगी कि विधि मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी?
अरे भाई, कानून तो बना के भेज ही दिया उन्होंने। अब अगर अमेरिका का न्यायालय किसी कानून को देखेगा कि ये कानून मानने योग्य है कि नहीं, उसका क्या आधार होगा? अरे नहीं, भाड़ में गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी उन्हीं लोगों ने बनाया है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे अमेरिका की संसद ने कानून बना दिया, पूरे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पूरे अपने क्षेत्र में रहते हुए, जहां वो बना सकते थे वहां उन्होंने बना दिया। फिर भी वो कानून तब तक नहीं प्रभावी होगा जब तक अमेरिका का न्यायालय उसको प्रमाणित ना कर दे। तो अमेरिका के न्यायालय में जाएगा। अब अमेरिका का न्यायालय किस आधार पर प्रमाणित करेगा? एक बात होता है कि संविधान के आधार पर तो नहीं प्रमाणित करेगा, क्योंकि संविधान के आधार पर तो कानून बना के भेजा ही गया है। तो उनके पास एक आधार होता है, ये कानून ठीक है कि ठीक नहीं है, उचित है कि उचित नहीं है, भला करने वाला है कि भला नहीं करने वाला है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है सम्यक। क्लियर है मतलब? यानी इसको मानना देश के लिए हितकर है या नहीं है। तो सम्यक प्रक्रिया के आधार पर विधियों को यस या नो कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका का न्यायालय विधि का संरक्षक ही नहीं है, विधि का निर्माता है, वो विधि भी बनाता है। अब भारत में आइए, भारत में संसद ने अगर कोई विधि बना दिया, न्यायालय को सर झुका के मानना है। यानी जो विधि बन गई उस विधि का पालन न्यायालय को करना ही होगा। न्यायालय बस एक ही चीज देखता है कि संसद ने अपने विधि बनाने के अधिकारों के अधीन बनाया है और विधि बनाने की जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया का उचित ढंग से पालन किया गया है कि नहीं किया गया। अगर ये किया गया है तो न्यायालय सर झुका के मानेगा। क्लियर है बेटा? लेकिन हमारे संविधान में कुछ कुछ जगह छोड़ दी गई जहां हमारा न्यायालय अमेरिका का न्यायालय बन जाता है। हर जगह नहीं, जानबूझ के कुछ जगह स्पेस छोड़ी गई। जैसे 21 में स्पेस छोड़ा गया ना, और आप देखें उसी स्पेस से हमारा न्यायालय अमेरिका का न्यायालय बन गया, विधि का निर्माता बन गया साहब। न जाने कितने मौलिक अधिकारों को जोड़ दिया। तो हमारे संविधान में बेटा जानबूझ के कुछ ऐसी जगहें छोड़ दी गई ताकि हमारे न्यायालय भी क्या उचित है और क्या उचित नहीं है कि नियम का पालन कर पाए। जैसे जब राज्य की परिभाषा किया तो अन्य क्यों जोड़ा? इसीलिए जोड़ा कि अन्य को जब परिभाषित करेगा न्यायालय तो कानून तो अब है नहीं, अब ये देखेगा अन्य को मानना उचित है कि नहीं है, जनता के हित में है या नहीं है। तो बड़ी खूबसूरती से हम लोगों ने विधि की स्थापित प्रक्रिया तो बनाया, लेकिन जगह जगह, हर जगह नहीं, एवरीवेयर नहीं, कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हमने न्यायालय को सर्वशक्तिमान बना दिया कि क्या उचित है क्या उचित नहीं का फैसला आप कर लीजिएगा। तो हमारे भी न्यायालय विधि के निर्माता बन गए। अब यही आपसे पूछा था, मुझे लगता है परीक्षा में ये वाला पूछा था, विधि की समय प्रक्रिया क्या है, विकल्प में एक तो ये भी दिया था। अब जिसको मैंने संविधान पढ़ाया है उसको कम से कम इतना तो क्लियर कर ही लेना चाहिए था कि उत्तर यह तो नहीं ही होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग धाराएं हैं और आपने यही कर दिया। ठीक है, हाँ, आपने विधि की स्थापित प्रक्रिया को ठीक कर दिया था। यानी विधि की समय प्रक्रिया कर तो विधि की स्थापित प्रक्रिया नहीं, विधि की स्थापित प्रक्रिया यह है कि संसद विधि बनाएगी, न्यायालय उस विधि के अनुसार काम करेगी। विधि की समय प्रक्रिया यह कहती है कि संसद विधि बनाएगी, विधि तो संसद ही बनाएगी, लेकिन न्यायालय आंख बंद करके उसको नहीं मानेगी। न्यायालय ये देखेगी कि विधि उचित है कि उचित नहीं। क्लियर है बेटा? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको नहीं लग रहा है कि जगह जगह हमारा न्यायालय इसका प्रयोग कर ले रहा है? अरे विधि की प्रक्रिया तो कह रही है कि नीति विषयक तत्व तो न्याय योग्य नहीं है, मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन समय प्रक्रिया आ रही ना बीच बीच में कि भाई नीति विषयक तत्वों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। न्यायालय उचित है या उचित नहीं है के आधार पर एक बार तो कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है, फिर देखा कि अब ये अति कर रहे हैं, कहा अब नहीं ठीक है, क्योंकि ये उचित है ये उचित नहीं है के आधार पर फैसला किया। लिख लें,
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 39 ख तथा 39 ग के अतिरिक्त अन्य सभी नीति निर्देशक तत्वों को अवैध घोषित किया। थर्टी नाइन ख और 39 ग के अतिरिक्त सब जोड़ दिए थे ना बेटा, के अतिरिक्त जोड़े गए नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा बेटा? अवैध है, नहीं वो नहीं माने जाएंगे। ये फैसला किस आधार पे हुआ होगा? बोलो बेटा। विधि की स्थापित प्रक्रिया से अगर मानना होता तो विधि तो बना दी गई थी 42वें संविधान संशोधन से, तो जाहिर सी बात है यहां न्यायालय ने प्रयोग कर लिया विधि की सम्यक प्रक्रिया कि इसको मान लेना हित में है कि हित में नहीं है। क्लियर है बेटा? तो आपको नहीं लग रहा कि कब क्या कर दे रहे हैं, ये कोई स्पष्ट सिद्धांत तो नहीं दिख रहा है। एक बार 39 ख और ग को वैध मान रहे हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व है, एक बार बाकी को जोड़ा गया तो अवैध कर दे रहे हैं। आखिर कहां ये विधि की स्थापित प्रक्रिया कहां है? ये विधि की स्थापित प्रक्रिया नहीं है, ये विधि की सम्यक प्रक्रिया है। एक चीज बताइए, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो जाए, ये देश हित में नहीं था? जब राष्ट्रीयकरण होता है तो आम जनता के व्यवहार में प्रयोग में चीजें आ जाती हैं। क्लियर है बेटा? जब हम संपत्ति का विकेंद्रीकरण करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आय का समान वितरण होगा, सबके पास आय जाएगी, भूमि जाएगी, संपत्ति जाएगी, सबको बटेगी। अब ये तो नहीं उचित होगा ना बेटा गणतंत्र में कि एक आदमी के पास 10,000 हेक्टेयर जमीन हो और एक आदमी के पास सर छुपाने के लिए झोपड़ी ना हो, तो ये तो नहीं चलेगा। तो न्यायालय ने माना कि हाँ भाई ये भावना आपकी ठीक लग रही है, लेकिन बाकी को हम इसलिए नहीं मानेंगे कि पता नहीं क्या इरादा है आपका, आप सारे मूल अधिकारों को मिट्टी में मिला सकते हो। उसने कहा कि नहीं, हाँ एक आध बीच में करोगे तो हम देखेंगे, तो वो वाला सही है नहीं कि अब इकट्ठे सबको शामिल कर लिए तो खतरा महसूस होगा। न्यायालय ने रोक दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत सुंदर संविधान बना है बेटा, और संविधान बनाने वालों ने इन दोनों का इतना बढ़िया कॉकटेल किया है, इतना बढ़िया मिश्रण किया है कि पूछो मत। चेहरा रखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो हमारा चेहरा रहेगा, लेकिन बीच बीच में जगह बनाते चले गए विधि की सम्यक प्रक्रिया की। जहां गड़बड़ देखेगा वहां क्या उचित है और क्या उचित नहीं है के आधार पर फैसला करिएगा। और एक चीज बताइए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में जब संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा दी तो क्या यही अवधारणा नहीं थी कि हम सम्यक प्रक्रिया के आधार पर बताएंगे कि यह संशोधन करना उचित है कि उचित नहीं है। जब उचित नहीं होगा तो कह देंगे ये आधारभूत ढांचा है, और जब हमको लगेगा कि यह उचित है तो विधि की स्थापित प्रक्रिया की ओर चले जाएंगे। यानी दोनों रास्ता हम लोगों ने खुला रखा है कि जहां जरूरत पड़ेगी हम इधर टर्न मारेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी उधर चले जाएंगे। और वैसे ये वाला रास्ता तो हम लोग का खुला ही है, यही बाईपास वाला रास्ता है, जरूरत पड़ने पे बाईपास पकड़ लेना। क्लियर है बेटा? कुल मिला जुला के कुछ आइडिया लगा? अब लिखते हैं नीति निर्देशक तत्वों में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सब नहीं बेटा, सब हर जगह लिखा हुआ, जाके पढ़ लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताते हैं। तो शुरुआत कर लें। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद कौन सा बेटा? 36। लिखें, इसमें पुनः राज्य को परिभाषित किया गया है।
एक दो आज लिख लेते हैं, बाकी अब कल ही जाएगा। पुनः किसको बेटा? राज्य को परिभाषित किया गया है ना? क्योंकि नीति निदेशक तत्व किसके लिए थे? अरे लिखा ही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किसके लिए है बेटा? अब राज्य माने, फिर बवाल हुआ नहीं, ठीक है, आगे तो अभी लिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर झंझट हुआ ना। राज्य माने सामान्य रूप से तो एक भूभाग को मानते हैं हम, भूभाग तो निर्जीव होता है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? इसलिए अनुच्छेद 36 ने फिर राज्य को परिभाषित किया और कहा कि यहाँ राज्य का वही अर्थ होगा जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। जो जो लिस्ट में वहां नाम है वो सब राज्य माने जाएंगे। लेकिन राज्य को परिभाषित किया गया, लिखा बेटा, यहां राज्य का वही अर्थ होगा जो संविधान के भाग 3, लिखो बेटा, जो संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 में वर्णित है। ठीक है बेटा, एक और अनुच्छेद आज लिख लो, अनुच्छेद 37 मूल नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते आप, यानी नीति निदेशक तत्वों का अगर उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, किंतु राज्य के लिए आचार संहिता जैसे हैं। किंतु राज्य के लिए कैसे बेटा? आचार संहिता जैसे हैं। ठीक है, तो अभी और भी अनुच्छेद है बेटा, तो कल के लिए छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भूगोल भी पढ़ना है। ठीक है, तो 10 मिनट का विराम आपके लिए भी हमारे लिए, फिर आते हैं भूगोल पढ़ते हैं। ठीक बेटा।